हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आगे कंकाल से मिलता जुलता है। इसमें अपन पढ़ेंगे जेंडर डिफरेंस, यानी कंकाल में अंतर। नाम तो अपन जैसे अकॉर्डिंग चैप्टर 4 के हिसाब से देते हैं इसको नाम। चैप्टर 4 कंकाल में लिंग विभेद। कंकाल में लिंग विभेद यानी जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस जेंडर डिफरेंस इन द स्केलेटन। देखिए तो अपन पढ़ रहे हैं जेंडर डिफरेंस यानी कंकाल में लिंग विभेद, यानी स्त्री और पुरुष या यूँ कहे लड़की और लड़कियों के कंकाल में क्या अंतर होता है। तो इसमें मुख्यतः 5 पॉइंट सम्मिलित है इसमें, और ये जो 5 पॉइंट इसके अंतर्गत अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें विस्तृत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें से मेन पॉइंट कहाँ से आएगा वो है। तो पहला है इसमें गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, अंग्रेजी में इसको सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि स्त्री और जो पुरुष है उनमें गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर होता है। गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है नाभिक, जो अपनी जो नाभिक रहती है, जिसको सामान्य भाषा में टुंडी बोलते हैं। तो नाभिक रहती है, ये नाभिक याद है आपको अवशेष है किसका, अफ्रा या प्लेसेंटा का। जिस समय भ्रूण गर्भाशय में रहता है तो इसी अफ्रा या प्लेसेंटा से जो है ना 3 क्रियाएं होती हैं। एक तो श्वसन, दूसरा उत्सर्जन और तीसरा पोषण। तो 9 महीने तक जब गर्भ रहता है यानी बच्चा रहता है तो उस समय ये 3 क्रियाएं श्वसन, उत्सर्जन और पोषण ये अफ्रा या प्लेसेंटा से जुड़ी प्राप्त होते हैं। अफ्रा या प्लेसेंटा से प्राप्त होती है। तो ये जो नाभिक है, जैसे अपन शरीर बनाते हैं, जैसे ये सिर, ये ग्रीवा बड़ा करके बताते हैं इसको। ये ग्रीवा, ये तो ये जो नाभिक रहती है, ये नाभिक, इसको क्या कहा जाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो पुरुषों की अपेक्षा याद रखना, स्त्रियों के जो अवयव रहते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। स्त्रियों के अवयव छोटे होने के कारण स्त्रियों के
अवयव छोटे होते हैं। अवयव का मतलब शारीरिक जो अंग होते हैं ना, वो पुरुषों की तुलना में क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं। इसलिए इनमें जो गुरुत्व केंद्र रहता है वह नीचे रहता है, जबकि पुरुषों में गुरुत्व केंद्र क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी लाइन याद रखेंगे अपन, गुरुत्व केंद्र में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में यह नीचे होता है, नीचे होता है। तो ये लाइन याद रखनी है। अवयव छोटे होते हैं, स्त्रियों में अवयव छोटे होने के कारण पुरुषों की तुलना में जो है ना, ये नीचे होता है। इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरा चलते अपन मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड, इसको स्पाइन कहते हैं, स्पाइन। कशेरुकदंड भी है इसका नाम, दंड। रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो इसमें महिलाओं में और पुरुषों में क्या अंतर होता है इसमें, तो इसमें देखिए, इसमें जो प्रमुख अंतर है वह, जैसे ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कई कशेरुकाएं, लगभग आपको संख्या बताई थी 33 कशेरुकाएं, और वयस्क में 26। तो जो दोनों कुलों के बीच में जो रहता है वह कटिभाग कहलाता है वो। तो स्त्रियों का जो कटिभाग है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, लंबा होता है, और औरस जो भाग होता है वो क्या होता है, छोटा। औरस का भाग वक्ष भाग, वक्ष, या आपको मैंने पहले बता दिया वक्ष क्या होता है, ये जो दड़ वाला ना, चेस्ट वाला हिस्सा है वो वक्ष भाग है। तो वक्ष भाग क्या होता है, ये जिसका जो होता है ना छोटा होता है, और जो कटिभाग है, ये कटिभाग, ये क्या होता है, लंबा होता है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखेंगे अपन, मतलब पुरुषों की तुलनात्मक रूप से चल रहे हैं अपन, है ना। तो पुरुषों की अपेक्षा, है ना, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कटिभाग लंबा एवं औरस भाग छोटा होता है। ये लाइन अपन को याद रखनी है। तो जो मेरुदंड है, और यानी कि कशेरुकदंड, तो स्त्री और पुरुषों में इसमें भी अंतर होता है। क्योंकि अंतर का प्रमुख कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें कई बार है ना, जो स्त्रियां हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे गति कर सकती है, लेकिन वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा गति नहीं कर सकती है। फ्लेक्सिबल जो शरीर होता है वो पुरुष ज़्यादा कर सकते हैं इस टाइप की क्रियाएं। तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कटिभाग लंबा होता है। औरस भाग का मतलब ये वक्ष वाला हिस्सा, जो चेस्ट होता है ना, ये क्या रहता है, ये छोटा होता है। इस प्रकार से इसमें डिफरेंस है। इसके बाद है श्रोणी भाग। श्रोणी भाग, इसको कहा जाता है पेल्विक सेक्शन कह सकते हैं इसको,
सेक्शन। श्रोणि भाग जो है स्त्रियों का क्या रहता है, अपेक्षाकृत चौड़ा रहता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो वजन बढ़ता है, जैसे भ्रूण बड़ा होता जाता है, यानी मतलब जैसे है ना ये मतलब उदर भाग में परिवर्तन आते हैं, तो जो बच्चा बड़ा होता है उसका सारा वजन कहाँ आता है, श्रोणि भाग पर आता है। और श्रोणि भाग पर आने के कारण ये जो भाग होता है ना, अपेक्षाकृत पुरुषों की तुलना में ये क्या होता है, स्त्रियों में अधिक चौड़ा होता है। उसका रीजन भी है, आपने जैसे मैंने पहले पढ़ाया था ये सेमेस्टर उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, इस कंकाल के अंतर्गत। तो इस श्रोणि भाग के अंतर्गत मुख्यतः क्या होते हैं कि जो देखिए इसका चित्र, ये दो अर्धांश होते हैं, ये श्रोणि मेखला के अर्धांश। ये अब ये किस में शामिल है, श्रोणि मेखला में, श्रोणि मेखला। तो इससे संबंधित भाग क्या कहलाता है, श्रोणि भाग कहलाता है। यानी ये कमर का हिस्सा और जो दोनों खुले रहते हैं उनका हिस्सा, दोनों खुलों के ऊपर जो होता है, ऊपर क्या होता है, गर्भाशय होता है। जो गर्भाशय मतलब उस समय जिस समय भ्रूण परिवर्तन होते हैं, यानी बच्चा बड़ा होता है, उस समय सारा का सारा वजन है ना इस पर आता है, श्रोणि भाग पर। और श्रोणि भाग पर आने के कारण ही अपेक्षाकृत ये भाग अधिक चौड़ा होता है। तो इसमें लिखेंगे अपन श्रोणि भाग अधिक चौड़ा होता है। वही लाइन वही चल रही है पुरुषों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में ये भाग अधिक चौड़ा होता है। अधिक चौड़ा होता है, कारण क्या है, गर्भाशय मतलब भ्रूण परिवर्तन के समय गर्भाशय में जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है, तो उस वजन को सहने के लिए ये भाग अपेक्षाकृत क्या होता है, चौड़ा होता है ये। नंबर 4, स्कंद भाग की अस्थियां। स्कंद भाग की अस्थियां, स्कंद भाग की अस्थियां एवं पेशियां, एवं पेशियां। तो इसका हो जाएगा बोन एंड मसल्स, मसल्स ऑफ शोल्डर, ऑफ शोल्डर। स्त्रियों की जो स्कंद का मतलब जानते हो ना आप, इसका होता है अंश मेखला, अंश मेखला। और अंश मेखला में क्या आते हैं, दोनों भुजाएं और अग्रपाद। स्कंद का मतलब होता है खंदा भी बोलते हैं इसको, जो दोनों खंडे सम्मिलित है ना, इसको स्कंद, इसकी जो शक्ति स्कंद शक्ति, तो कहीं या नाम जाए स्कंद शक्ति कौन सी शक्ति आ गई ऐसी, तो ये दोनों अग्र जो भुजाएं होती है उसकी शक्ति होती है। तो अपेक्षाकृत इसमें क्या होता है, ये जो भाग होता है स्त्रियों में क्या होता है, कमजोर होता है, जबकि जो पुरुष होते हैं ना उसमें क्या रहता है, ये मजबूत होता है। हाँ ये जरूर है, एक्सरसाइज करके व्यायाम करके थोड़ा इसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा स्त्रियां भी क्या करती है, गोला फेंकती है, बाला फेंकती है, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी क्रियाएं करती है जो पुरुष भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है तुलनात्मक रूप से पुरुषों के समान क्रियाएं नहीं कर पाती है। इस प्रकार से स्कंद भाग की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, स्त्रियों में कम होती है। इसमें वही लिखेंगे, पुरुषों की तुलना में ये कमजोर, ये कमजोर होती हैं।
कौन होती कमज़ोर? अस्थियाँ एवं पेशियाँ। तो पुरुषों में तो अस्थियाँ भी क्या होती है? मजबूत होती है, और पेशियाँ भी मजबूत होती है, जबकि स्त्रियों में, तो यहाँ लाइन आ गई ना, पुरुषों की तुलना में ये कमज़ोर होती है, किसमें? स्त्रियों में। तो इस प्रकार से ये चौथा पॉइंट है। पांचवा, टांगे एवं घुटने। एवं घुटने। लेग्स। घुटने। देखिए, पुरुषों की जो है ना टांगे और घुटने, इसमें भी अंतर होता है। पुरुषों की जो टांगे वो अपेक्षाकृत मजबूत होती है, और घुटने भी मजबूत होते हैं। जब वो दौड़ते हैं तो जो है इनमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, जबकि स्त्रियों की जो है ना टांगे और घुटने क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। जब ये दौड़ते हैं तो इनके दोनों घुटने बढ़ते हैं, ये मतलब बढ़ने का मतलब अड़ते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं दौड़ते समय, है ना। तो इस प्रकार से टांगे और जो है ना घुटनों में भी अंतर होता है। तो इसकी लाइन लिखेंगे, स्त्रियां जब दौड़ती है तो घुटने स्पर्श करते हैं, यानी घुटने टकराते हैं। घुटने टकराते हैं। तो इसमें मतलब प्रमुख जो अंतर है ये था इसका, कि स्त्रियां जब दौड़ती है तो उनके घुटने टकराते हैं। तो टांगों में और घुटनों में भी क्या अंतर होता है। इसमें एक चीज़ और ना, सोनी बाह के अंतर्गत, वो लाइन उस समय याद आई नहीं थी। पुरुषों की तुलना में जैसे बाघ अधिक चौड़ा होता है, लेकिन इसमें एक और रीजन है प्रमुख रूप से, वजन होता है। और सामान्यतः पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के जो हिप का मतलब है कुल्ले, तो स्त्रियों के जो हिप होते हैं ना कुल्ले, वो पुरुषों की तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कारण क्या होता है कि वो मांसपेशियां सारे मिल करके, क्योंकि गर्भाशय का जो वजन होता है उसको सहने के लिए ये बाघ क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। तो ये रीजन है। जैसे कहीं भी आ जाए ना अंतर, कि स्त्रियों के जो कूल्हे पुरुषों की तुलना में अधिक चौड़े, अधिक बड़े क्यों होते हैं? तो उसका रीजन है गर्भाशय का वजन सहने के लिए। इस प्रकार से इसका अंतरता है ये। तो 5 पॉइंट, इनमें से मुश्किल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप की लाइन है ये। अब जो पुराना जो पेपर था ना उसको अपन थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। कल तक अपने हो गया था क्वाशियोर, 2 रोग हो गए थे। इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, बीच में पेपर भी आता रहेगा, इससे आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया था अपने प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, और आप पढ़ रहे हो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। चौथा क्वेश्चन था मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। इसको कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी कहलाता है ये। तो मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? मायोलॉजी में। 5वां क्वेश्चन जो आया था, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से
होने वाला रोग, होने वाला रोग। तो ये वही है घेंगा, घेंगा, ग्वाइटर। ये याद है कौन सी का, इसमें तो नहीं का, मैं बता देता हूँ। थायराइड ग्रंथि का रोग है, थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि का रोग है। अब देखिए आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, मतलब यूँ मत समझना जैसे अपन मैं पेपर हल कर रहा हूँ तो इसका है, लेकिन इसमें कई सारे जो क्वेश्चन है बीच बीच में आपको याद हो जाएंगे, इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन। ये न्यू नहीं कि हम तो देख लेंगे पेपर जैसे कहीं रखा है देख लेंगे, लेकिन मैं इसमें से बीच में इस टाइप से बता रहा हूँ ये, तो इसमें कई चीज़ें ना सोल्व हो जाएगी अपने। तो देखो ये आयोडीन की कमी। अब आयोडीन क्या होता है, जो देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन या थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है इससे, किससे, थायराइड ग्रंथि से। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। इसलिए अपन कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ये भ्रूण के विकास और उपापचय के लिए आवश्यक होता है, कौन, आयोडीन, ये आयोडीन। ये जो घेंगा रोग है, तो घेंगा जो रोग है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि भूमि का थोड़ा मतलब ढलान रहता है और वहाँ का जो होता है आयोडीन, वैसे नेचुरल रूप से कहाँ पर पाया जाता है, ये भूमि में, मृदा में पाया जाता है। लेकिन जब वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान ये बह जाता है ज़मीन से और इसलिए जल के स्रोतों में नहीं मिल पाता, तो उन स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी कमी हो जाती है, किसकी, आयोडीन की। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये घेंगा रोग। लेकिन इसमें याद रखना थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, अगर वो, हालांकि कई रोग होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, लेकिन इंडिविजुअल जो रोग है, अगर मान लो 4 ऑप्शन आ गए और 3 से नहीं होने वाले थे और एक ही था, जब भी ये राइट होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग भी घेंगा होता है। कहाँ पर, गले में पाई जाती है ग्रंथि, कौन सी, थायराइड ग्रंथि, गले का जो अदर पार्ट क्षेत्र है ना वहाँ पर पाई जाती है ये। इस प्रकार से ये था। इसके बाद है एक मिश्रण जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 6। एक मिश्रण जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। एक मिश्रण जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए तो ये तत्व, अब इसमें आप गेस करोगे क्या होता है। एक मिश्रण जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। अगर मृत कोशिकाओं में पाया नहीं जाता, मृत कोशिकाओं में क्या है, वो जो अंग जिसमें पाया जाता है वो कार्य करना बंद कर देगा, और परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाकई में सही है। कोशिका में जो भी परिवर्तन होते हैं इसी के कारण होते हैं। आज अपना शरीर कैसे चल रहा है, ऊर्जा के कारण चल रहा है, ऊर्जा के कारण सारे परिवर्तन होते हैं। अगर शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सारी जैविक क्रियाएं क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी एक प्रकार से। देखिए तो इसका नाम है एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट।
एडिनो ट्राई फास्फेट, एडिनो ट्राईफास्फेट। तो ये कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका में कहाँ पर देखिए, पहले पढ़ लिया था अपन ने, ये कोशिका, ये केंद्रक और केंद्र के ऊपर की तरफ ये सरना पाई जाती है। समझ गए होंगे आप, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें आपने देखा होगा, बड़ा करके बताते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम के कण पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्लियाँ विल्लियाँ सब बता रखी है आपको। ये आंतरिक झिल्ली से अंतर्वलित होकर के ऐसी सरनाएँ बनाते अंगुलीनुमा उभार, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी पर ये ऑक्सीसोम के कण पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम के कण, इनमें होता है एटीपी। क्या होता है, एटीपी, यानी एडिनोसिन भी आएगा ना, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो देखिए एटीपी में फास्फेट के 3 समूह पाए जाते हैं। ये 3 समूह। जब कोशिका को ऊर्जा की, पहले तो एटीपी कैसे बनी, जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, यानी भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो ऊर्जा होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। ये तो ऊर्जा उत्पन्न हुई जब, लेकिन जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर कोशिका ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगी, एटीपी से। इसमें से एक फास्फेट का समूह टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें कितने फास्फेट के समूह बचे, 2। तो जो ही 2 होंगे उससे ही समय ये एडीपी में बदल जाएगा। एडीपी नाम आ रहा था एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यहाँ पर है एडिनोसिन डाईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट। तो इस प्रकार से ये डाई का मतलब 2 फास्फेट बचे इसमें, यानी तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। एटीपी का परिवर्तन तो एडीपी में हो जाता है और एडीपी का परिवर्तन वापस एटीपी में कैसे, वही भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो ऊर्जा जो है फास्फेट के रूप में संग्रहित हो जाएगी। और फास्फेट जब इस 2 वाले समूह से आकर के मिलेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3। जो ही 3 फास्फेट समूह होंगे वापस ये एडीपी किस में बदल जाएगा, एटीपी में। इस प्रकार से परिवर्तन चलते रहते हैं ये। तो इसका ये क्वेश्चन बना, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, यानी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो है। इसके बाद है नंबर 7, डिप्थेरिया रोग का संबंध है। डिप्थेरिया रोग का संबंध है। संबंध का मतलब इसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे मान लो नंबर 1 त्वचा, दूसरा कंठ, तीसरा नेत्र, चौथा मुख। ये तो इसका संबंध डिप्थेरिया का ऐसे ही इन अंगों में से कंठ से, यानी बच्चों को जो है ना कंठ से प्रभावित करता है ये। इसमें क्या होता है, जो प्रमुख रूप से ना भोजन को निगलने में या द्रव को, पानी को पीने में से प्रॉब्लम आती है, यानी गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये डिप्थेरिया संबंध का ऐसे है। छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। बड़ों में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, इसलिए उनमें सामान्यतः नहीं होता। छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इसलिए उनमें टीका भी लगाया जाता है, डीपीटी का। याद रखना, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। याद रखना, ये टीके भी आते हैं और इसका रोगजनक भी आता है। रोगजनक अभी देखेंगे,
तो टीका खाएगा लगता है डीपीटी का टीका लगाया जाता है इस रोग निवारण में। पहले से प्रतिरक्षा हो जाती है। डी का मतलब डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। पी का मतलब है पर्टूसिस, और टी का मतलब टीटेनस। इसमें इस डीपीटी में एक क्वेश्चन बन रहा है, डीपीटी किस प्रकार का टीका है? तो ये है ट्रिपल वैक्सीन है। ये ट्रिपल वैक्सीन मतलब 3 बीमारियों का एक साथ जो है ना मेडिसिन यानी कि वैक्सीन है ये, जो पहले से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। 3 बीमारियों का समझे ना, ट्रिपल का मतलब 3, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टीटेनस, तो उसका टीका लगाया जाता है। रोगजनक क्या है इसका, किसका? डिप्थेरिया का। तो इसका रोगजनक है, रोगजनक। इसलिए मैंने ये पेपर लिया है क्योंकि इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार का है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी सोल्व हो रही है इसमें। रोगजनक इसका कोरोनोबैक्टी, देखो कोरोनी बैक्टीरियाई, कोरोनी बैक्टीरियाई। तो इसका रोगजनक है, किसका? डिप्थेरिया का। इसका आगे पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे यार। इसमें एक और जोड़ना चाहे ना तो कोरोनी बैक्टीरियम, इसका एक और नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कोरोना बैक्टीरिया लिख देते हैं, डिप्थेरिया को नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर डिप्थेरिया लिख दिया तो फिर तो रोग का पता लग ही जाएगा। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए कोरोना बैक्टीरिया कर दिया मान लो, लेकिन पूरा नाम इसका कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो ये रोगजनक होता है, उसके कारण होता है, यानी बैक्टीरिया ये 3 होते हैं अपने जो रोगजनक आते हैं ना, वायरस जनित, जीवाणु जनित, और एक और होते हैं, कौन से वाले? इसका देखिए, एक तो जीवाणु जनित रोग जो होते हैं ना, जीवाणु जनित, दूसरा वायरस जनित, तीसरा प्रोटोजोआ जनित। तो इसे जीवाणु जनित, वायरस जनित, और काफ़ी इसका वर्गीकरण है। लेकिन जो आपके आते हैं ना प्रोटोजोआ जनित, जैसे अमीबा आता है इसमें, एंटी अमीबा। वायरसों में कोई सा भी ले लो, जैसे रेबडो वायरस, किसका? हाइड्रोफोबिया का, रेबीज रोग का। जीवाणु जनित में जैसे टीबी की बीमारी, मतलब क्षय रोग है ना, इस प्रकार से है।